आई प्रेजेंट द स्क्रीन टू यू, लेट मी नो अगर विजिबल है या नहीं। विजिबल है स्क्रीन? ओके, चलिए तो हम लोग इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भयावह गर्मी पड़ी है भाई साहब, आप लोग के वहाँ गर्मी है? बहुत भयावह गर्मी पड़ी है। अक्टूबर आ गया, पता नहीं किस बात की इतनी गर्मी है अभी भी। है जो भी हो, आप लोग इवोल्यूशन आप लोग क्या समझते हैं? लाइक इफ आई आस्क व्हाट इज इवोल्यूशन, तो आप लोग उससे क्या समझते हैं? इवोल्यूशन क्या होता है? हम्म? तो इवोल्यूशन आप लोगों ने इससे पहले भी कहीं ना कहीं शब्द तो सुना होगा ना, एकदम नया तो नहीं है। नो वन। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल करती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल हो सकता है कि जो हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक ईयर्स आफ्टर ईयर्स जो स्पीसीज में डेवलपमेंट होता है उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। गुड। तो इवोल्यूशन जो है ना, उसका कई सारा डेफिनेशन हो सकता है एंड नन ऑफ देम इज एक्चुअली रॉन्ग। ओके, इवोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछे कि आज से 1000 साल पहले हमारे प्लेनेट में जो स्पीसीज पाए जाते थे, ठीक है, जिस फॉर्म में जो स्पीसीज पाए जाते थे, क्या आज भी सेम स्पीसीज उसी फॉर्म में पाए जाते हैं या कुछ चेंजेस आया है? तो जाहिर सी बात है कि चेंजेस है, राइट? कि आज से 1000 साल पहले हम लोग का जो इकोलॉजिकल कॉम्पोजिशन था वो आज के डेट में चेंज हो गया है। कुछ स्पीसीज जो है वो नए आए हैं, कुछ स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ नया कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है स्पीसीज में, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन, कि नेचर के साथ अडेप्ट करते करते स्पीसीज में कुछ कुछ नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग का क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इवोल्यूशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीसीज। अब वो चेंजेस कैसे भी आ सकते हैं, वो म्यूटेशन से आ सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट से आ सकते हैं, एनी काइंड, ठीक है। और ये इवोल्यूशन जो है, एक और सवाल पूछा जाता है कि इवोल्यूशन जो है ये प्रोसेस है या ये एक रिजल्ट है? जैसे आज हम ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। आज से अगर मैं 50,000 60,000 साल पहले की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स इस फॉर्म में नहीं पाए जाते थे, ओके। हमारे जो प्री हिस्टोरिक मैन्स होते थे वो हमारी तरह, उनका ब्रेन कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं होता था, उनका जो बिहेवियरल डिफरेंस हमसे ज्यादा, मतलब हमसे अगर उनका कंपेयर किया जाए तो बिहेवियरल डिफरेंस बहुत हमें देखने को मिलेगा। तो इवोल्यूशन जो है वो क्या है? एक प्रोसेस है फिर, कि हम लोग का एक स्पीसीज पे चेंजेस आते 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 एक नया स्पीसीज का जन्म होता है, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत लंबा होता है। इवोल्यूशन ऐसे सुनने में हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक चैप्टर में पढ़ के खत्म कर देते हैं, बट इवोल्यूशन होने में सालों साल लग जाते हैं। सालों साल मतलब कई हजार साल लगते हैं, ठीक है, एक स्पीसीज में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होने में, ओके। तो इवोल्यूशन जो है ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है ऑफ चेंजेस। धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और ना ही सिर्फ स्पीसीज में बल्कि इन्वायरमेंट में भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ओके। अब आता है कि इंसानों के दिमाग में ये आया कैसे, कि नहीं हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस हुआ था। तो इंसान जो है ना, इट्स अ वेरी क्यूरियस बीइंग, उनको हर चीज में क्यों पूछने की आदत है कि ऐसा क्यों हुआ। तो यही कुछ क्यों का सवाल सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग का जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक पूरा फील्ड बन गया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशली इवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे हजारों साल पहले ये प्रोसेस हुआ होगा, कैसे आज के दिन में इतना स्पीसीज है, हमारे ज्योग्राफिक जो कॉम्पोजिशन है ये ऐसा क्यों है, तब कैसा रहा होगा, कैसे प्रोसेस हम लोग का शुरू हुआ होगा, लाइफ का बिगिनिंग कैसे हुआ होगा अर्थ में, अर्थ का बिगिनिंग कैसे हुआ होगा पूरे सोलर सिस्टम में।
तो ये सब जो है ये आपके इवोल्यूशन के अंडर आ जाता है। इवोल्यूशन में बहुत सारा थ्योरीज है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो है कि मतलब जो आप लोग को स्पेशली पढ़ाया इस लेवल में पढ़ाया जाता है कि नहीं आई डोंट नो, इस लेवल में है आपका डार्विनिज्म है, लमार्किज्म है, ठीक है, कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन कि कैसे इवोल्यूशन होता है, उसका कुछ कुछ थ्योरीज है जो आप लोग को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग को ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है कि लाइफ मतलब जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आज हम अपने चारों तरफ देखें तो सैकड़ों स्पीसीज हमको देखने को मिलेंगे ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, पर ये इस अर्थ में आए कैसे, ठीक है, हजारों साल पहले इतने स्पीसीज नहीं हुए होंगे। तो ऐसा क्या है जिससे हमारे अर्थ में, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स है, उसमें से अर्थ में लाइफ है और इतना वेराइटी लाइक इतना वेरिएशन है लाइफ फॉर्म्स में। तो क्या ऐसा है अर्थ में कि उसमें लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, और वो लाइफ फॉर्म्स है तो वो कहाँ से आए, जो पहला लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये सारे सवाल जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आए कि कैसे हमारे अर्थ में पहला लाइफ फॉर्म पाया गया, ठीक है, कैसे उस लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ कि आज के दिन में आके हमारे पास सैकड़ों स्पीसीज है प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा ना ये हिस्ट्री टाइप का चैप्टर है, ठीक है, तो इसको ऐसे कहानी की तरह सुनना तो ज्यादा आसान है, इसको ऐसे फैक्ट्स याद करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट जहाँ याद करना होगा मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लाइक तथ्य याद करना पड़ेगा मैं आप लोग को मार्क करवा दूंगी कौन सा आपको याद रखना है। बाकी इसको ऐसे स्टोरी की तरह सुनते जाओ, ठीक है। चलो, क्योंकि मुझे भी ना हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे इवोल्यूशन का चैप्टर लाइक उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें वही हिस्ट्री पढ़ना है कि कैसे ओरिजिन ऑफ मैन कैसे हुआ था, ठीक है, उसका फिर क्या बोलते हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है ये चैप्टर, बट मैंने इसीलिए इसको ना बहुत कॉन्साइज कर दिया कि जितना आपका जरूरत का बात है उतना ही है पीपीटी में, बाकी कुछ राम कथा नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलिए, और बीच में कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें कुछ कुछ ऐसे थ्योरीज आएंगे जो आप लोग के लिए एकदम नए हैं, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इवोल्यूशन में आ जाता है कि इवोल्यूशन क्या है, ये एक ग्रेजुअल चेंज का प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक समय में एक ऑर्गेनिज्म में जो जो चेंजेस आ रहा है वो इवोल्यूशन का पार्ट है। अगर मैं पूछूं कि अभी इवोल्यूशन हो रहा है एट दिस प्रेजेंट टाइम, क्या इवोल्यूशन हो रहा है? यस मैम। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन एक एवर गोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी रुकेगा नहीं। आज हम लोग जो स्पीसीज देख रहे हैं, आज हम ह्यूमंस को जिस फॉर्म में देख रहे हैं, हो सकता है आज से 10,000 20,000 साल बाद वो फॉर्म चेंज हो जाए, कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाए, ठीक है, ऐसे दो की जगह 3 कान आ जाए, 4 कान आ जाए, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, कि अभी ह्यूमंस उड़ने का कैपेबिलिटी नहीं रख सकते, क्या पता आगे इवोल्यूशन में ऐसा कुछ आए कि हम उड़ने भी लगे। इवोल्यूशन का तो पता नहीं, टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ जरूर आएगा कि इंसान उड़ने लगेंगे अकेले अकेले। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो अब इवोल्यूशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अब आ जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स मतलब पूरा जो हम लोग का ब्रह्मांड है, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो ब्रह्मांड कैसे बना। अगर आपको पूछा जाए यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो कोई जवाब है आप लोग के पास कि हाउ बिग इज द यूनिवर्स? नो मैम। नो मैम। यूनिवर्स का जो साइज है ना वो कल्पना के परे है, ठीक है, कल्पना से परे है हमारे, कि हम उतना वास्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना यूनिवर्स बड़ा है, क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लेनेट में है, और ऐसे सैकड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है पूरे यूनिवर्स में। तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ओके, और इस यूनिवर्स में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे अर्थ में लाइफ पाया जाता है, यूनिवर्स के किसी और कोने में, किसी और सोलर सिस्टम में लाइफ पाया जाए? पॉसिबल है? यस मैम। बिल्कुल पॉसिबल है कि
एकदम वेग नहीं है, क्योंकि अर्थ भी तो एक प्लैनेट है ना। अगर उसमें लाइफ पाया जा सकता है तो यूनिवर्स के किसी और कोने में, किसी और प्लैनेट में भी लाइफ पाया जा ही सकता है। और वो लोग भी बैठ के यही सब पढ़ रहे होंगे कि कैसे लाइफ ओरिजिन हुआ। चलो, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है, सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि कैसे यूनिवर्स बना होगा, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, ये 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, सॉरी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब ये 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो इसमें क्या होता है, एक 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये कैसे बना है हमारा यूनिवर्स की, बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ, इसलिए इसको बिग बैंग बोलते हैं। बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो गया। ठीक है, कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि स्पेस में हम लोग का जो यूनिवर्स है वो ऐसे फैल गया। और जो धीरे धीरे फिर टेम्परेचर जब नीचे आया, तो जो गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब का टेम्परेचर जब कम हुआ, तब ये क्या हुआ, कंडेंस हो होके ग्रेविटीज लाइक ग्रेविटी के अंडर में कंडेंस होके ये क्या बनाने लगे, गैलेक्सीज, और बाकी जो सोलर सिस्टम वगैरह है, ये सब बनने लगा। ये थ्योरी है। ठीक है, दोस्तों कहानी की तरह सुनो, बहुत ज्यादा ऐसा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बिलियन मतलब समझ रहे हो, बहुत, मतलब बिलियन, मिलियन से भी और इंटू 10, तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उसमें हम लोग का क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें यूनिवर्स जो है वो ऐसे एक्सपैंड हो गया। और एक्सपैंड होने के बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आया, तब क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस जो है वो कंडेंस होने लगे, और उससे क्या बना, हम लोगों का गैलेक्सीज बना, उसके अंदर सोलर सिस्टम्स बने। ओके, चलिए, अब आता है, ये तो हुआ यूनिवर्स का बात। फिर आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ। तो सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, पता है ना। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे मिल्की वे। गैलेक्सी। हाँ, तो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें अर्थ एक प्लैनेट है। तो ये अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ जो है वो हम लोगों का 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना। और अर्थ का जो पहला, एकदम स्टार्टिंग में अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे आज हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है ना, कितना सारा लेवल्स है एटमॉस्फेयर का। अर्ली अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, और उसमें तब कोई लाइफ फॉर्म भी नहीं था। जब अर्थ नया नया बना था, कोई लाइफ फॉर्म नहीं था। उसमें क्या थे, सिर्फ एलिमेंट्स थे, वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब हम लोगों का था। जो अर्थ जो था उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, एकदम लावा की तरह गर्म हुआ करता था। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब निकलता था। और ये सब गैसेस जो है, जब ये यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता था, क्योंकि सूरज तो तब भी था, तो सूरज से रोशनी आती थी, उसमें यूवी लाइट है। तो यूवी लाइट के कांटेक्ट में जब ये गैसेस आते थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो गैसेस है, ये फॉर्म होने लगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगा, मीथेन से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, तो ये सब जो गैसेस है, ये धीरे धीरे बनने लगे। दिस इज अबाउट अर्थ, कि कैसे अर्थ में हम लोगों का क्या बोलते हैं, अर्थ कैसे बनना शुरू हुआ था। कि अर्थ एकदम अर्ली टाइम में, जब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ बना था, तो तब क्या हुआ था, इसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं था, नन, ना लाइफ फॉर्म, एटमॉस्फेयर ही नहीं था, लाइफ फॉर्म कहाँ से होगा। तो ना कोई एटमॉस्फेयर था, ना कोई लाइफ फॉर्म था, बस ये एक गरम ऐसा मास था अर्थ हम लोगों का। ठीक है, नाउ उस गरम मास से हम लोग का क्या हुआ, धीरे धीरे गैसेस बनना शुरू हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन था, पहला जो हम लोगों का, पहले तो एटमॉस्फेयर था नहीं, फिर धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो ऑक्सीजन था नहीं एटमॉस्फेयर में। लाइक अर्ली अर्थ जो है, उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, ऑक्सीजन हमेशा कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता था। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तो अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बना, वो कैसा हुआ, रिड्यूसिंग हुआ, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं। ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। और ये ना क्वेश्चन आता है, इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कि अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो रिड्यूसिंग जो है,
वो सही आंसर है। तो पहला जो अर्थ था उसका एटमॉस्फेयर कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है? हम यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 O3। तो ये एक्चुअल में बनता कैसे है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन को मिला के O3 बनता है। बट ये हम लोगों का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, जाके हमारी यूवी जो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो कम हो जा रहा है, और ये सब हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब अर्थ बहुत गर्म था, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने लगा। सालों लग गए, ये जो मैं बोल रही हूँ ना धीरे धीरे, तो ये धीरे मतलब बहुत धीरे, सालों लग गए ये होने में, कई 100 साल लग गए ये होने में, कि अर्थ में अब टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, अब अर्थ में ऐसे बड़े बड़े डिप्रेशन थे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े डिप्रेशन थे, तो क्या होने लगा कि वाटर वेपर जो है वो ठंडा हुआ। ठंडा हुआ तो वो किस फॉर्म में नीचे आएगा, रेन के फॉर्म में नीचे आएगा। तो ऐसा रेन होते होते हमारे क्या बने, ओशंस बने। ठीक है, तो आज जो आप समुद्र देख रहे हैं ना, वो आज से कई अरबों साल पहले बना होगा, जब हम लोग का अर्थ एकदम नया नया था, तब ये ओशंस बनना शुरू हुए थे। ठीक है, लाइफ जो है वो 500 मिलियन ईयर्स पहले आया अर्थ में। ठीक है, सॉरी 500 मिलियन ईयर, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद उसमें फर्स्ट लाइफ फॉर्म देखा गया। मतलब ये कितना साल पहले हो गया, 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप लोग अलग अलग सोर्स में देखेंगे तो आपको ना अलग अलग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से अलग अलग टाइम स्केल को माना जाता है। बट जो आपके एनसीईआरटी में है आप वही उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लाइफ जो है वो आपका 500 मिलियन ईयर्स बाद बना अर्थ बनने के। तो अर्थ हम लोग का 4.5 बिलियन ईयर पहले बना है, तो उसका 500 मिलियन मतलब 4 बिलियन साल पहले हम लोग का फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो अपीयर हुआ अर्थ में। तो पहला लाइफ फॉर्म क्या होगा, इंसान? नो मैम एकदम शुरुआत से इंसान है इस दुनिया में? नहीं है ना। नो मैम तो यही चीज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने भी सोची कि क्या था वो पहला लाइफ फॉर्म, कैसे ये लाइफ फॉर्म्स आया। हम बोल तो देते हैं कि पहला लाइफ फॉर्म डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ऐसा क्या कंडीशंस था जिसमें लाइफ फॉर्म जो है वो डेवलप कर पाए। तो इससे लेके कुछ कुछ थ्योरीज है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ओरिजिन ऑफ मतलब लाइफ जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए बहुत सारा थ्योरीज है। अब वो थ्योरीज में आपका क्या क्या आ जाता है वो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक मिनट। हम्म, तो पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो पहला दो जो है ना ये थोड़ा रिलीजियस काइंड ऑफ है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या बोला गया था, ये दिया गया था फादर टोरेज ने दिया था ये। एक मिनट। ये हम लोग अभी एमएससी में भी सेम चीज पढ़ रहे हैं, तो ये कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें क्या बोला गया कि तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या बोला गया कि हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ और उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किसने बनाया, भगवान ने बनाया। स्पेशल क्रिएशन गॉड ने बनाया, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 6 दिनों में बनाया। जिसमें 6 दिनों में उन्होंने धरती बनाई, उसमें सारे लाइफ फॉर्म्स बनाए, और ह्यूमंस को आखिरी दिन में बनाया। ठीक है, लास्ट डे में उन्होंने ह्यूमंस को बनाया। तो जाहिर सी बात है ये तो सच नहीं है, आज हम लोग को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ये भी एक थ्योरी है। ठीक है, और ये जो थ्योरी है इसमें बोला गया था कि आज हम लोग जैसे जिस जानवर को देख रहे हैं, भगवान ने उसको वैसा ही बनाया था डे वन से। ठीक है, कि जब अर्थ बना था तो सारे के सारे जो स्पीसीज है ये ऐसे के ऐसे ही थे, ना कभी कोई नया स्पीसीज बना, ना ही कभी एक्सटिंक्शन हुआ। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायनासोर कभी थे ही नहीं। ठीक है, तो यस मैम ये जो, और इसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सिर्फ 4,000 साल पुराना है। कहाँ हम 4 मिलियन साल की बात कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि अर्थ सिर्फ 4,000 साल पुराना है। तो ये थ्योरी है बस, क्योंकि हम सबको पता है गलत है, बट थ्योरी है तो पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में क्या बोला जाता है कि एक थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये किसने दिया था? क्यूवियर ने दिया था, और इन्होंने बोला था कि हम लोगों का अर्थ जो है इसमें टाइम टू टाइम कुछ कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफ हो जाते हैं जिसको हम एजेस बोलते हैं, जैसे जिसको हम लोग हिंदी में हम युग बोला जाता है, युग बोलते हैं ना। कितने युग होते हैं टोटल? हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लाइक ये जिसको पीरियड्स बोलते हैं हम उनको युग्स बोलते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों में हम लोगों ने भाग किया है। पूरे समय का पूरा जो वो है सबको हमने 4 युग में भाग कर दिया है। तो वैसे ही इसमें बोला गया है कि हर एक सर्टेन पीरियड के बाद, या हम लोग अगर हिंदी में एक युग के बाद क्या होगा कि कुछ एक बड़ा ऐसा कैटास्ट्रॉफ आएगा, कुछ ऐसी बड़ी ऐसी त्राहिमाम मचेगी जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स है सब मर जाएंगे, और फिर वापस से भगवान जो है नए जनरेशन का शुरुआत करेंगे। कि सपोज 1000 साल बाद एक बहुत ऐसा 1000 साल का टाइम पीरियड है, तो हर 1000 साल बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिज्म होगा, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमेना होगा जिसकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और गॉड फिर से नए ऑर्गेनिजम्स का शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कि ऐसा होता आया, यही हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस है कि ऐसे पूरी तबाही होती है, फिर नए से भगवान बनाते हैं, फिर तबाही होती है, फिर नए से बनाते हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है ये थोड़ा सा सेंस वाला थ्योरी है। क्या है इसमें? ये बोलता है कि जो लिविंग फॉर्म है वो प्रीवियस लिविंग फॉर्म से ही आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्थर रख दिया, पत्थर का लाके देखूंगी वो चिड़िया बन जाएगा, ऐसा नहीं होता कि किसी नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग नहीं बन सकता है। तो ओमनिस विवम एक्स विवो, लाइफ फ्रॉम लाइफ, कि जो लाइफ है वो प्रीवियस लाइफ फॉर्म से ही आ सकता है, ठीक है। और ये 3 साइंटिस्ट ने इन पे काम किया था, रेड्डी, स्पेलेंज़नी एंड पैस्चर। ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज पे काम किया था और एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसको प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। तो ये थ्योरी जो है ना ये थोड़ा सा ऐसा सेंस देता है कि हाँ ये बात सही है कि लाइफ जो है वो दूसरे लाइफ फॉर्म से ही आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने भूसा रख दिया कल को उसमें गाय बन गई, नहीं होता ना ऐसा। तो इसमें जो 3 साइंटिस्ट हैं, रेड्डी, स्पेलेंज़नी और पैस्चर, इन तीनों ने अलग अलग काम किया, जिन्होंने साथ में मिलकर काम नहीं किया था। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि इन तीनों ने अलग अलग अपना काम किया है, और इन्होंने अपने फाइंडिंग्स जो बताया है वो यही बताता है कि लाइफ जो है वो प्रीवियस लाइफ फॉर्म से आता है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी। 1668 में इन्होंने क्या किया था कि एक डिकेइंग मीट रख दिया था, ठीक है। एक डिकेइंग मीट मतलब मीट का एक टुकड़ा रख दिया था, और उन्होंने इसको प्रूव किया था कि उस मीट के टुकड़े में, ठीक है, जब तक मधुमक्खी आके उसमें अंडे ना दे तो नई मधुमक्खियां नहीं निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि मीट है और वहीं से नई मधुमक्खियां निकल रही है, ऐसा नहीं होता है। पुरानी मधुमक्खियों का, पुरानी फ्लाइज को आके, मधुमक्खी नहीं सॉरी मक्खियों को आके पहले उस मीट पे बैठना पड़ेगा, वहां पे एग ले करना पड़ेगा, तभी जाके उससे नए लाइक क्या बोलते हैं इसका डेवलपमेंट होगा, फ्लाइज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये था रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। स्पेलेंज़नी ने क्या किया, उन्होंने मीट को क्या किया, उसको अच्छे से उन्होंने बॉईल कर दिया ताकि उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी ना रहे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी था सब मर जाए उस मीट में। और फिर उसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ना आ पाए। तो उन्होंने दिखाया कि उस मीट को अगर हम ऐसे ही रख दें तो उसमें कोई भी जीवन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो मीट है वो क्या है, डेड थिंग है ना। तो उसको अगर हम लोग बॉईल करके कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख दे तो उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ या कुछ भी नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब लाइफ जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ रहा है, ठीक है। और पैस्चर जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने श्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। श्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है पैस्चर का। इन्होंने वो क्या बोलते हैं ऐसा श्वान नेक एक बीकर लिया था, ठीक है, ऐसा श्वान नेक बीकर लिया था, और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रॉथ रख दिया था। तो यहाँ से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये श्वान नेक जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे आके ब्लॉक हो जा रहे थे,
तो इस बीकर में कोई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट वाज द श्वाननेक एक्सपेरिमेंट। तो ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन तीनों ने अपना जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था इससे यही बताया कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से या किसी भी डेड मैटर से, नॉन लिविंग मैटर से अचानक से लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता है। लाइफ सिर्फ प्रीवियस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आ सकता है, कि गाय से गाय का बछड़ा आ सकता है, एक माइक्रोब से ही दूसरा माइक्रोब आ सकता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग को जन्म लेने के लिए प्रीवियसली एक लिविंग थिंग होना चाहिए, ये उनका थ्योरी था। ओके, चलो अब आ जाता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी ये थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, ऐसा अगेन स्पेस में चला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइफ है वो अर्थ में बना ही नहीं, वो कहीं बाहर से आया है स्पोर्स के फॉर्म में। जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ही हम लोग का Yes, कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या बोला गया है कि अर्थ में लाइफ कहाँ से आया है, बाहर से आया है। यूनिवर्स में कहीं मतलब यूनिवर्स में ऐसे स्पोर्स घूमते रहते हैं, लाइफ स्पोर्स घूमते रहते हैं, और वो स्पोर्स जब हम लोग के अर्थ में आए, यहाँ आके उनको फेवरेबल कंडीशन मिला, वो जर्मिनेट हुए और नया लाइफ फॉर्म बन गया, ठीक है। मतलब लाइफ जो है वो अर्थ में नहीं बना है, वो कहीं बाहर से हमारे अर्थ में आया है। और ये जो स्पोर्स है इसको पैंसपर्मिया बोला जाता है, इसलिए इसको पैंसपर्मिया थ्योरी भी बोला जाता है। ये रहा, जिसको अरहेनस ने नाम दिया था। अरहेनस साहब ने हर फील्ड में काम किया है, तुम बायोलॉजी का कोई फील्ड उठा के देख लो, अरहेनस साहब कुछ ना कुछ बोल के गए हो, ठीक है। जिसको पैंसपर्मिया थ्योरी भी बोला जाता है। अगेन ये भी हम लोग को पता है कि ये सच नहीं है, कि बाहर से कोई लाइफ फॉर्म नहीं आ रहा है, जो बन रहा है अर्थ के अंदर ही बन रहा है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या बोला जाता है कि लाइफ जो है वो बाहर से नहीं आया है, ठीक है। जो हम लोग का कॉस्मोजोइक थ्योरी में बोला गया है कि लाइफ हम लोग का अर्थ के बाहर से आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकता है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग लाइफ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बट इसको किसने डिस्प्रूव कर दिया था, लुइस पैस्चर का वही श्वाननेक वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसने इसको डिस्प्रूव कर दिया था कि नहीं, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आता, कुछ भी मत बोलो। तो उन्होंने क्या किया था, ये था लुइस एक्सपेरिमेंट, लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, 2 स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया, एक एकदम सीधा, ऐसा क्या बोलते हैं, जिसका नोजल एकदम सीधा है, और एक जिसका नेक थोड़ा श्वान टाइप है, ऐसा मुड़ा हुआ है, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और ये जो श्वान नेक था, इसको हमने क्या किया, कॉटन से ऐसे ढक दिया, और फिर हमने दोनों में क्या किया, जो थिक सूप ऑफ ईस्ट एंड वाटर, मतलब ईस्ट को पानी में घोल के जो ईस्ट सोल्यूशन बनता है ना, दोनों फ्लास्क में हम लोगों ने ईस्ट सोल्यूशन डाल दिया। तो नॉर्मली अगर तुम ईस्ट सोल्यूशन को रख दोगे ना, तो कुछ दिन में आप देखोगे कि उसमें माइक्रोब डेवलप हो जाते हैं, जनरली जो किसी भी लाइक लिविंग सोल्यूशन में होता है। तो ईस्ट सोल्यूशन में क्या होता है, माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं। बट उन्होंने क्या किया कि दोनों जो फ्लास्क है उसको क्या किया, पहले तो गर्म कर दिया, ताकि ये पॉसिबिलिटी हट जाए कि उसमें पहले से लाइफ था। तो उसको पहले से हीट कर दिया, ताकि जितना भी ईस्ट था वो मर गया। तो अब उस ब्रॉथ में, वो जो लिक्विड है, उसमें कोई भी लिविंग फॉर्म अभी प्रेजेंट नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, ये दोनों फ्लास्क को उठाया और रख दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने आके क्या देखा कि जो ये स्ट्रेट नेक वाला जो फ्लास्क है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ देखा गया। बट जो श्वान नेक वाला ग्लास है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि एक तो इसका नेक ऐसा कर्व टाइप का था, तो बैक्टीरिया का जो ये है ना, ये ठीक से अंदर जा नहीं पाया था, और सेकेंडली इसको ना कॉटन से बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये बोल दिया, ये कंक्लूड किया कि नहीं, लाइफ जो है वो डेड थिंग से नहीं आ रहा है। अगर डेड थिंग से आ रहा होता, तो ये जो डेड ईस्ट का सोल्यूशन है, दोनों में ही बैक्टीरिया का ग्रोथ होना चाहिए था। बाहर से कोई लेना देना अगर नहीं होता कि नॉन लिविंग मटेरियल से ही लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही में बैक्टीरियल ग्रोथ क्यों हुआ, दूसरे में क्यों नहीं हुआ। तो इससे ये कंक्लूड किया उन्होंने कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बाहर के इन्वायरमेंट के साथ उसका कनेक्शन होना जरूरी है। मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो फ्लास्क के अंदर से जन्म नहीं लिया है उसने, वो कहीं बाहर से आया है उस फ्लास्क में, ठीक है। तो इससे उन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो गलत है, कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बन सकते। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो अब आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन।
और ये ओपर एंड हेल्डेन का हाइपोथेसिस है। ये सबसे मतलब की बात जो करके गए थे ओपर एंड हेल्डेन, बहुत ही बढ़िया बात करके गए थे। तो उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग लाइफ, नॉन लिविंग थिंग से डायरेक्टली लिविंग थिंग नहीं बन सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉन लिविंग थिंग से हम डायरेक्टली लिविंग थिंग नहीं बना सकते हैं, बट नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था उनका थ्योरी कि प्री एग्जिस्टिंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उससे हमारा लाइफ बना है। तो उनका इवोल्यूशन का थ्योरी क्या था, इसलिए इसको केमिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस बोला जाता है कि उन्होंने एकदम बेस से शुरू किया कि कैसे प्री एटम से हम लोग सॉरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब आप लोगों का आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो जब तक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे तो लाइफ फॉर्म कैसे बनेगा। अगर प्रोटीन और आरएनए नहीं बनेगा, क्या कोई भी लाइफ फॉर्म बन पाएगा? नो मैम। नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए नो। उनका पहला थॉट था, कोई कुछ बोल रहा है? नो, ओके। तो उन्होंने पहले क्या बोला कि पहले हमको ये सोचना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स कहाँ से आए, क्योंकि अर्ली अर्थ में तो ऑर्गेनिक फॉर्म्स नहीं थे, वहां पे तो सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म्स थे। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स कहाँ से आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसी से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे? जैसे फ्री एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये नीचे वाला जो ग्राफ है ना, वो जो चार्ट है वो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, फ्री एटम्स है जो हमारे अर्ली अर्थ में पाए जाते थे। तो इससे मॉलिक्यूल्स बना, हाइड्रोजन, वाटर, NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे CH4, ठीक है, मीथेन बना, HCN बना, ये सब हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल शुगर्स बनना शुरू हुआ, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, जो मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उससे हम लोग का सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, फिर उससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। अब हमारे पास शुगर्स है, अमीनो एसिड्स है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, डीएनए, आरएनए बना सकते हैं। अमीनो एसिड है तो अब हमारा प्रोटीन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म्स है, इससे अब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। और एक बार जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, प्रोटीन, आरएनए, फैट, ये सब जब बन गया, फिर इन सब का धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर क्या बना, लाइफ फॉर्म्स जो है वो इस धरती पे है। ये था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, कि ऐसे एक चुटकी में हम लोग का लाइफ नहीं आ गया, कि हमने बोला लाइफ ऐसे ही नहीं आ गया है, कि पूरा केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, कि कैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। ठीक है, प्रोटीन, आरएनए, ये सब, इनसे फिर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स की शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, लाइफ फॉर्म किससे बना है, प्रोटीन, डीएनए, इन सब से ही बना हुआ है। लाइफ फॉर्म मतलब मैं इंसान की बात नहीं कर रही, एकदम पहले में इंसान थोड़ी बन गए थे, पहले कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, क्या होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये सब जब तक नहीं बन रहा है तब तक लाइफ फॉर्म कैसे बनेगा। तो ये सीरीज जो है इसी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि हाँ, केमिकल इवोल्यूशन जो है ये हमारे सवालों का जवाब देता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। गॉट इट? यस चलो मैम। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल इवोल्यूशन, ओपरेन एंड हाल्डेन ने तो सिर्फ ये थ्योरी दिया था कि ऐसा हुआ होगा, बट साइंस में, विज्ञान में आप कुछ भी बोल दो तो उसको मान नहीं लिया जाता, आपको उसका सबूत देना पड़ेगा कि अरे सबूत दो, तुम बोल रहे हो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, हम कैसे मान ले, दुनिया ये कहेगी। तो इसके लिए SL मिलर जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, इससे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। उन्होंने लेबोरेटरी में अर्ली अर्थ कंडीशंस को जनरेट किया था, कि अर्ली अर्थ में जो कंडीशंस रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें कौन कौन से गैसेस डाल दिए, इनऑर्गेनिक गैसेस डाल दिए, जैसे CH4, H2, NH3, ये सब इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक गैसेस डाल दिए। और जैसा उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर, जो प्रेशर, जो एटमोस्फेयर रहा होगा, वो सेम क्या बोलते हैं, अपने लैब में क्रिएट किया। मतलब ये जो ये एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऐसा एक फ्लास्क लिया
उसमें सारे गैसेस डाल दिया, अमोनिया, मीथेन, वाटर और हाइड्रोजन, ये सब इनऑर्गेनिक गैसेस डाल दिए और उसका टेम्परेचर जो है 8000 डिग्री तक का कर लिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने 1 मिनट 8800 डिग्री तक का कर लिया, 800 हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अर्ली अर्थ का जो भी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह था वो सब उन्होंने इसमें अप्लाई किया और फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा रिजल्ट में उनको क्या मिला, कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको मिले। ठीक है, उनको रिजल्ट क्या मिला कि शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट, फैट्स, इन सब का फॉर्मेशन उनको देखने को मिला, जबकि उन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं डाला था, उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कुछ नहीं डाला था, उन्होंने सारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डाला था। बट उन्होंने रिजल्ट में क्या देखा कि उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उनको कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन दिखा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो है, ये हम लोगों का एक प्रूफ है कि हाँ, केमिकल इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ था। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में ना जो साइंटिस्ट है उनका नाम याद रखना और ये किस थ्योरी को सपोर्ट करता है वो याद रखना कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो है वो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। गॉट इट? और ये डायग्राम जो है ना आपके एनसीईआरटी का ही है, ऐसे घबराने का कोई बात नहीं है। चलिए, अब आ जाता है कि हमारा जो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म था वो हम लोग का कब आया। नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म मतलब अब तक एक पूरा सेल बना नहीं है, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। ठीक है, पहला मतलब उसमें ढंग के सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल वॉल कुछ भी प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसको नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म बोला जा रहा है। तो पहला जो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म है वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आया था। ठीक है, और वो क्या था, अगर उसमें कुछ भी नहीं है मतलब वो क्या है, एक जाइंट बॉल है आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उन्होंने मिलके बस एक बॉल बना लिया, एक एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये साथ में आ गए और इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया जिसको हम अब तक सेल नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ कुछ, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बट ये क्या है, एक नॉन सेलुलर फॉर्म है जिसमें बस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म को आते आते बहुत साल लग गए, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ, वो 3 बिलियन ईयर्स पहले बना था फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब बना, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब नॉन सेलुलर से सेलुलर आने में ही हमारे ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर हम लोग का निकल गया। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है पहला जो लाइफ फॉर्म आया होगा क्या वो मल्टी सेलुलर होगा या वो यूनिसेलुलर होगा? यूनिसेलुलर मैम। जाहिर सी बात है पहले एक सेल आएगा उससे ना मल्टी सेल बनेंगे, तो इसीलिए पहला जो लाइफ फॉर्म था वो कैसा था, सिंगल सेल वाला था। मतलब पहला लाइफ फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल बैक्टीरिया वगैरह हुआ करते थे वही होंगे, एकदम बड़े बड़े हाथी घोड़े तो नहीं आ जाएंगे। तो पहला जो लाइफ फॉर्म था वो हम लोग का सिंगल सेल था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था। तो जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म जितने भी, सबका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, वाटर इन्वायरमेंट में हुआ था, वेरी इन्वायरमेंट। तो लाइफ की शुरुआत जो है वो पानी में हुई है। हम सब जो है कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो कहाँ हुआ था, पानी में हुआ था। तो पानी में लाइफ फॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ वहाँ इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आने लगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, तो वाटर्स में हुआ था, वाटर इन्वायरमेंट में हुआ था। इसीलिए आप लोग देखेंगे जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है ना जनरली वाटर में पाए जाते हैं, देखा है कभी? वर्टिब्रेट्स की बात कर लो, यस मैम। वर्टिब्रेट्स में आप लोग का कितना ये आता है, वर्टिब्रेट्स का जो फाइलम है उसमें कितने क्लासेस आता है? फिशेज आता है, फिशेज, रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ये 5 है, राइट? तो इसमें से सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था फिशेस का। ठीक है, और फिशेस कहाँ पाई जाती है, वाटर में। एम्फीबियन जो वाटर, है
ये वाटर प्लस लैंड दोनों में पाए जाते हैं। लाइक ये लैंड में रहते हैं बट इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। रेप्टिलिया जो है ये फर्स्ट एनिमल्स है जो लैंड में पाए गए थे। तो ये मैं सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात बता रही हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है। तो नॉर्मल लाइफ जो है, पहला लाइफ फॉर्म भी ऐसे ही शुरू होगा कि पहले वाटर में लाइफ फॉर्म आया, फिर धीरे धीरे उससे डेवलपमेंट हुआ तो एम्फीबियंस टाइप के ऑर्गेनिज्म बने, फिर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म जो है टेरेस्ट्रियल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इरेजर काम ही नहीं कर रहा, बताओ। तो ये हम लोग का हुआ लाइफ फॉर्म्स का कि कैसे शुरुआत हुआ था। और इसके नीचे चलते हैं, अब आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, अब लाइफ फॉर्म कैसे आया था वो हमको पता चल गया, राइट, कि लाइफ फॉर्म कैसे आया था वो हमने पता लगा लिया। अब इन लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ हम लोग को वो पता लगाना। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके लिए भी बहुत सारे थ्योरीज है, ठीक है। तो उसमें से जो दो मेन थ्योरी माना जाता है दैट इज डार्विनिज्म एंड लमार्किज्म। ये दो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डार्विनिज्म जो है वो डार्विन ने दिया था। डार्विन का नाम तो सुना होगा, कौन थे डार्विन? डार्विन का नाम नहीं सुना? सुना है मैम। सुना है मैम। हाँ, तो कौन थे? बहुत कुछ बोल के गए थे। डार्विन साहब जो थे उन्होंने सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट पायोनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि हाँ इवोल्यूशन जो है ये चीजें होती है, कि कैसे लाइफ फॉर्म जो है इवॉल्व हुआ होगा। वो पहले वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका थ्योरीज निकाला था। और उन्होंने ये कैसे लाइक इसका जो थ्योरी है उन्होंने कैसे निकाला था, वो एक लाइक आइलैंड में गए थे, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड में गए थे, जहाँ पे उनको ना कुछ चिड़ियाएं दिखी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो चिड़िया जो है ना थोड़ा बहुत एक दूसरे से सिमिलर दिखती है बट सबका जो बीक स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो तब उनको क्लिक किया कि ऐसा हो सकता है कि ये चिड़िया कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा कि इनकी एक एंसेस्टर होगी, कोई एक एंसेस्टर फॉर्म होगा जहां से ये चिड़िया इवॉल्व हो होके आई है। और ये सारी चिड़िया जो है वही एक ही एंसेस्ट्रल ट्री का हिस्सा है, इसीलिए इनमें इतना सिमिलैरिटीज है, स्टिल डिफरेंसेस भी है, ठीक है। तो वो जब इस आइलैंड में उन्होंने ये अपना नैया लेके गए थे, वो उनकी नैया का नाम है HMS बीगल, ठीक है, उनकी एक नाव थी HMS बीगल। और इससे वो ऐसा पूरे विश्व का भ्रमण करने निकले थे। तो भ्रमण करते करते वो उस आइलैंड में पहुंच गए थे, गैलापागोस आइलैंड में, और वहां जाके उन्होंने देखा कि ऐसी चिड़ियाएं हैं। तो उससे उनके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है कि ये जो चिड़िया मैं आज देख रहा हूँ, आज से हजारों साल पहले इनका कोई एक एंसेस्टर होगा जिससे ये सारी चिड़िया डेवलप होके आई है। तो डार्विन ने फिर ये बताया कि आज के जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। जैसे हमारे और चिंपैंजीज में सिमिलैरिटी है कि नहीं, है ना? लाइक हम लोग के दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, तो सिमिलैरिटीज है। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे जितने भी लिविंग फॉर्म्स है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज पाया जाता है और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी पाया जाता है। और ये जो सिमिलैरिटीज है ना ही सिर्फ इन लोगों में पाया जाता है, आज जो ऑर्गेनिज्म हमको दिख रहे हैं ना ही सिर्फ वो आपस में सिमिलर है बट आज से हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे हमारा उनसे भी सिमिलैरिटी पाया जाता है, ठीक है। ये था डार्विन का पहला बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस शेयर करते हैं। और ये जो सिमिलैरिटीज है ये सिर्फ आपस में ही शेयर नहीं करते हैं, हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं जैसे डायनासोर्स वगैरह रह चुके हैं उनसे भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है अपना सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। जैसे डायनासोर्स और रेप्टाइल्स जो है उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाया जाता है, पता है ये। रेप्टाइल्स जो है ऐसा बोला जाता है दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द डायनासोर्स, जो रेप्टाइल्स का स्पीसीज है, लाइक रेप्टाइल्स का जो पूरा फाइलम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
अब उन्होंने पहला बात ये कहा था कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वाला। दूसरा बात उन्होंने कहा कि बहुत सारा ऐसा लाइफ फॉर्म है जो पहले हुआ करता था बट अब नहीं है। तो उन्होंने एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में भी बताया कि देयर वर मेनी लाइफ फॉर्म्स जो पहले थे बट आज और एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बताया कि आज जो लाइफ फॉर्म हम नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे चल के और नए लाइफ फॉर्म्स नहीं बनेंगे। आगे चल के कुछ ऐसे नए लाइफ फॉर्म्स भी आ सकते हैं जो पहले अर्थ में नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने ग्रेजुअल इवोल्यूशन की बात की कि धीरे धीरे लाइफ फॉर्म जो है वो चेंज होता है। पहले जो स्पीसीज था उनमें इवोल्यूशन हुआ, कुछ अलग स्पीसीज बने, फिर कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ और स्पीसीज बनेंगे। ऐसे करके हम लोग का इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता जा रहा है। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिमिलैरिटी देखा जाता है कि एक एंसेस्टर था, ठीक है, कोई एक एंसेस्टर थे, उनसे दो स्पीसीज का ऐसे जन्म हुआ, फिर ऐसे ब्रांचिंग हुआ, ऐसे ब्रांचिंग हुआ, ऐसे करके नए स्पीसीज का जन्म हुआ। तो ये जितने भी स्पीसीज है ये आपस में कनेक्टेड होंगे कि नहीं, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज पाया जाएगा कि नहीं। यस मैम। यस मैम। तो ये जो है यही बात डार्विन साहब ने नोटिस की थी और उन्होंने यही बताया। ठीक है, एकदम अपना जो इनिशियल स्टडीज था उन्होंने यही बताया उसमें। अब आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, बताओ व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। Selected by environment, सिलेक्टेड बाय एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ environmental factor. ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस, कि आप कितने फिट हो उसके अकॉर्डिंग नेचर आपको सिलेक्ट करेगा। सपोज मेरे पास नेचुरल सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बहुत इजीली बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसा दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हीट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक में हीट टॉलरेंस नहीं है, मतलब ए में हीट टॉलरेंस है, बी में हीट टॉलरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग का जब नॉर्मल इन्वायरमेंट है तब दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होगा, ए सर्वाइव कर पाएगा बट बी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ए को सिलेक्ट किया। तो इसी को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, कि एक पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर देखेंगे तो हमें बहुत सारे टाइप के स्पीसीज देखने को मिलेंगे, उस स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तो ये जो इतने बड़े पॉपुलेशन में अलग अलग कैरेक्टर पाया जाता है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फेवरेबल बनाते हैं, ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्पीसीज। जैसे अभी मैंने बताया कि ए के पास हीट टॉलरेंस है, तो ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है जिंदा रहने के लिए हार्श कंडीशन में। तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको नेचुरल कंडीशन में जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। और नेचुरल कंडीशन मतलब क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, ये सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जो जिंदा रहेगा वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इस पूरे संसार का अगर हम इकोलॉजिकली बात करें ना, पूरे संसार का मूल उद्देश्य क्या है, रिप्रोड्यूस करना, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब जो जिंदा ही नहीं रह पा रहा है वो अपने स्पीसीज को कैसे आगे बढ़ाएगा। बी जो है वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा, यस मैम। बी वाला जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर ये हाई टेम्परेचर चलता रहा कई सालों तक तो क्या होगा, धीरे धीरे बी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करके एक्सटिंक्शन होता है कि जब एक स्पीसीज जो है वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता है, उसके पास ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जो उस इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करे, तब क्या होता है, वो स्पीसीज का फिटनेस कम हो जाता है, मतलब वो उस इन्वायरमेंट में अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और फिटनेस मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सर्वाइव मतलब एक इंसान के सर्वाइवल की बात नहीं है, उसका स्पीसीज सर्वाइव करना चाहिए कि आज इंसान है, आज से 100 साल बाद भी इंसान रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमंस जो है वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, इसीलिए हम लोग अपने स्पीसीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डार्विन साहब ने यही कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, कि कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज्यादा फेवरेबल बना देते हैं नेचर के लिए। और ये कैरेक्टर्स जो है उनको क्या करता है, फिट बनाता है। फिट कौन सा फिट, रिप्रोडक्टिवली फिट बनाता है कि वो अपने स्पीसीज को आगे बढ़ा सके। ठीक है, और नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को चूज करता है रादर देन जिनके पास वो क्या बोलते हैं, बेनिफिट नहीं है। ओके, चलो
ये समझ में आया? नहीं आया तो अभी हम लोग एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाले एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या होता है, ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हुआ क्या कि आप लोगों ने मॉथ देखा है, मॉथ जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये यस ना मैम। 2 कलर के पाए जाते हैं, ठीक है, एक ब्राउन और एक व्हाइट। तो पहले क्या, और ये ब्राउन और व्हाइट मॉथ जो है, अब प्रीडेटर इन दोनों पे फीड करता है, तो प्रीडेटर उसी पे फीड करेगा जिसको वो देख सकता है। तो हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था कि पेड़ों पे ना लाइकेंस पाए जाते थे, ठीक है। लाइकेंस मतलब समझते हो ना, लाइकेंस एल्गे और उसका जो ये होता है फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकेंस, सबको पता है कि नहीं पता है? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा हाँ ना बोला करो, वरना मैं बता दूंगी लाइकेंस क्या होता है। तो लाइकेंस जो है ये एल्गे और फंगी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या होता है, लाइकेंस जो होते हैं ना, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, इसीलिए ना कभी आप लोग अगर ऐसे शहर वगैरह में ना, आप लोग को कभी भी पेड़ों में ऐसे लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। बट वही अगर आप लोग हिल स्टेशन वगैरह में चला जाओ ना, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, भीड़ भाड़ कम है, गाड़ियों की संख्या कम है, वहां पे आप लोगों को पेड़ भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और पेड़ में लाइकेंस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी किसी हिल स्टेशन में जाना और देखना कि हाँ मैम सही बोल रही थी, देखना वहां पे ज्यादातर पेड़ों में आप लोग को लाइकेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाइकेंस का एक प्रॉपर्टी है कि वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए लाइकेंस को पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है, कि जहाँ लाइकेंस प्रेजेंट है मतलब वो जगह जो है वो पोल्यूटेड नहीं है, उसमें पोल्यूशन का लेवल बहुत कम है, उसमें वातावरण जो है वो शुद्ध है, ठीक है। और जहाँ पे लाइकेंस नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो जगह है वो पोल्यूटेड है। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन का लेवल बहुत कम था, तो पेड़ों में लाइकेंस पाए जाते थे, वो लाइकेंस पूरे बार्क को ऐसे कवर कर लेते थे, और लाइकेंस होते थे व्हाइट कलर के, ठीक है। तो व्हाइट कलर के लाइकेंस में क्या होता था, ये जो 2 स्पीसीज ऑफ मॉथ है ना, एक ब्राउन और एक व्हाइट, व्हाइट वाला मॉथ जो है वो कैमोफ्लेज हो जाता था, क्योंकि लाइकेंस भी व्हाइट है, मॉथ भी व्हाइट है, तो उस बैकग्राउंड में व्हाइट मॉथ दिखते नहीं थे, तो ब्राउन मॉथ जो थे वो ज्यादा विजिबल थे, तो जो भी प्रीडेटर्स थे, उनके जो भी चिड़िया उन पे फीड करती थी, वो ज्यादा क्या बोलते थे, ब्राउन मॉथ का शिकार करने लगी, क्योंकि व्हाइट मॉथ जो है वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, तो वो चिड़िया उसको देख ही नहीं पा रही है तो खाएगी कैसे। तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का। तो इस केस में नेचर किसको फेवर कर रहा है, केस ए में ब्राउन मॉथ को कि व्हाइट मॉथ को? White. व्हाइट मॉथ वाइट को, मॉथ। क्योंकि वो उसका क्या बोलते हैं, धीरे धीरे वो अपनी स्पीसीज को बढ़ा पा रहा है, जहाँ की ब्राउन मॉथ जो है वो धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। अब हुआ क्या, समय का पहिया घूमा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रीज बनी ज्यादा से ज्यादा, फैक्ट्री से धुआं निकला और धीरे धीरे जो पूरा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होने लगा। जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा तो क्या हुआ, पेड़ों से लाइकेंस खत्म होना शुरू हो गए, पेड़ों का लाइकेंस अगर हट जाते हैं तो पेड़ों का जो एक्चुअल बार्क कलर है वो क्या होता है, पेड़ों का जो तना होता है वो किस Brown. कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो अब पूरा सिनेरियो जो है उल्टा हो गया, अब ब्राउन मॉस जो है वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, बट व्हाइट मॉस जो है वो ज्यादा दिखने लगे थे। तो इस केस में अब क्या हुआ, चिड़िया व्हाइट मॉस को खाने लगी, तो इस केस में नेचर किसको फेवर कर रहा है, किसका नेचुरल सिलेक्शन Brown होगा, Moscow. ब्राउन मॉस का। Brown. तो ये जो है, ये एग्जाम्पल हम लोग को क्या बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन ना कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो नेचर के साथ बदलता है, जैसे जैसे आपका नेचर चेंज होगा। जैसे पहले था कि इन्वायरमेंट में लाइकेंस थे, तो व्हाइट मॉथ जो है उसको नेचर सिलेक्ट कर रहा था, जैसे ही लाइकेंस नहीं, लाइकेंस जो है वो कम हो गए, अब ब्राउन मॉथ को सिलेक्ट कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन कभी भी एक स्पीसीज के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होता कि हाँ इस स्पीसीज को हमेशा नेचर सिलेक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे नेचुरल सिलेक्शन भी चेंज होता जाएगा, कि इस कंडीशन में ए स्पीसीज ज्यादा फिट है तो ए को सिलेक्ट करेगा, दूसरे कंडीशन में नेचर चेंज हुआ, बी स्पीसीज ज्यादा फिट है तो उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, ओके। और डार्विनिज्म का जो पूरा थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन पे ही बेस्ड है, ओके, समझ में आया? यस मैम।
चलिए फिर आज आई गेस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें फिर फॉसिल्स, होमोलोगस, एनालोगस सब आ जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। ओके, और आप लोगों को बाकी अगर किसी चैप्टर से कुछ दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे एक बच्चे ने मुझे कल भेजा था क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? लाइक डायरेक्टली मुझे मैसेज करके या ग्रुप में, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। कहीं और से कोई क्वेश्चन है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है कि मैम आपने जो क्वेश्चन दिया था सिर्फ वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप बाहर से कहीं से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके Okay, ma'am. ओके देन, तो आज यही क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट आई सी यू। देखते हैं, इस सैटरडे शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना है। मतलब मुझे घर जाना, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगी। उसके जगह अगर कभी और मैं शिफ्ट कर पाऊँ तो आई लेट यू नो। ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.